गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के हमारे इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं हेजेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट सबमिशन। ठीक है बच्चों, तो हेजेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट सबमिशन ये कैसा टॉपिक है और इसमें क्या पढ़ना है हमको हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि बेटा देखो, हेजेस लॉ का जो कंसेप्ट है वो इंडिविजुअल रिएक्शन और पूरी कंबाइन होने के बाद में जो कंबाइन रिएक्शन बनती है उसके बारे में है। यानी आई मीन टू से दैट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन और एलिमेंट्री रिएक्शन के बारे में है। जैसे कि बेटा एक रिएक्शन है और वो रिएक्शन जो होती है वो दो तीन स्टेप में होती है। तो अगर उनकी स्टेप्स की एंथैल्पी चेंज अगर आपको पता है तो उनकी स्टेप्स की एंथैल्पी चेंज को ऐड करो तो यू विल गेट द पूरी होल रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज। कुछ इस बेसिस के ऊपर हमारा कांस्टेंट सॉरी हेजेस लॉ दिया हुआ है। तो बेटा मैं हेजेस लॉ में यहाँ पर एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ और वो एग्जांपल जो है अमोनिया के फॉर्मेशन का है। ठीक है, तो मैं एग्जांपल थोड़ा सा लिख लेता हूँ फिर हम समझा देते हैं। ठीक है, एक मिनट। देखो बच्चों, तो अभी हम एग्जांपल ले रहे हैं सिंथेसिस ऑफ अमोनिया का। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ अमोनिया, अमोनिया के सिंथेसिस का। देखो बेटा अमोनिया कैसे बनता है, देखो N2 प्लस थ्राइस H2 गिव्स ट्वाइस NH3। ये रिएक्शन है बेटा अमोनिया के बनने की और ये कुछ स्टेप्स में बनता है। जैसे कि अगर मैं स्टेप्स की बात करूं तो देखो एक स्टेप है यहाँ पर स्टेप नंबर 1 और दूसरी स्टेप है स्टेप नंबर 2। तो जो पहली स्टेप है बेटा, पहली स्टेप, वो पहली स्टेप में क्या होता है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन कंबाइन होकर N2H4 बनाते हैं। देखो N2 प्लस ट्वाइस H2, नाइट्रोजन के पास में पहले दो हाइड्रोजन कंबाइन होके N2H4 नाम का एक मॉलिक्यूल है वो बनाते हैं। ठीक है, फिर बाद में क्या होता है बच्चों, ये N2H4 जो होता है N2H4, फिर इसमें एक और हाइड्रोजन गैस कंबाइन होती है और बनाता है ट्वाइस NH3। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 में नाइट्रोजन हाइड्रोजन से N2H4 बना है और N2H4 में फिर हाइड्रोजन ऐड करके ट्वाइस NH3 बना है। तो ऐसे यहाँ पर क्या होता है बेटा, दो स्टेप है। तो जो पहली स्टेप है बेटा, पहली स्टेप इसका है प्लस 95.4, इसका डेल्टा एच नॉट कितना है, डेल्टा एच नॉट है प्लस 95.4। और दो दूसरी स्टेप है, इसके डेल्टा एच नॉट की वैल्यू है माइनस 187.6, माइनस 187.6 किलो जूल। ठीक है बच्चों, अभी देखो ये दोनों स्टेप को अगर मैं ऐड करूं, ये दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं स्टेप्स को, तो क्या मिलता है मुझे, देखो भाई दिस गेट कैंसल, यू विल गेट N2 प्लस थ्राइस H2 गिव्स ट्वाइस NH3। ये बन गया बेटा एक आपकी रिएक्शन। क्लियर है कि नहीं है? तो इसका मतलब क्या हो गया, जैसे मैंने रिएक्शन को ऐड किया वैसे ही मैं इसको भी ऐड कर सकता हूं। तो इसको ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, इसको ऐड करने के बाद में हमको एक वैल्यू मिलेगी। ये वैल्यू कितनी आती है, माइनस 92.2। कितनी आती है, माइनस 92.2 किलो जूल। तो ये हो गया इसका अमोनिया के सिंथेसिस का। तो है हेजेस लॉ कुछ ऐसी बात बताता है। ठीक है बच्चों, अगर इन जनरल एग्जांपल लूं तो देखो एक जनरल एग्जांपल भी हम लेते हैं। ठीक है, अगर एक रिएक्शन है ए से डी बन रहा है, ये अपनी मेन रिएक्शन है। ए से बी बनता है, बी से सी बनता है, सी से डी बनता है। ये तीन स्टेप्स है, बराबर है कि नहीं है बेटा? ये तीनों स्टेप रिएक्शन है। ये तीनों स्टेप रिएक्शन को अगर मैं ऐड करता हूं तो मुझे ये वाली रिएक्शन मिलती है, बराबर है ना? तो अगर ये जो तीन स्टेप रिएक्शन है, दिस रिएक्शन दिस रिएक्शन दिस रिएक्शन, अगर ये तीनों रिएक्शन की मुझे एंथैल्पी चेंज पता है तो ये तीनों को ऐड करूंगा तो मुझे इसकी एंथैल्पी चेंज मिल जाएगी, बराबर है कि नहीं है? तो कुछ ऐसा कंसेप्ट है हेजेस लॉ। तो इसी को बोलते हैं हेजेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट सबमिशन। देखो इसका डायलॉग कैसा दिया है, तुम्हारी बुक में दिया हुआ है। ओवरऑल द एंथैल्पी चेंज फॉर अ रिएक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ एंथैल्पी चेंजेस ऑफ इंडिविजुअल स्टेप्स। इंडिविजुअल स्टेप्स की जो एंथैल्पी चेंज होती है उनका सम करो आप, सम ऑफ द एंथैल्पी चेंज ऑफ इंडिविजुअल स्टेप्स इन द रिएक्शन। बराबर है कि नहीं है? कुछ ऐसा डायलॉग है इसका, समझ में आ गया? तो हेजेस लॉ बच्चों ये 3 मार्क का क्वेश्चन आता है, 2 मार्क का भी आता है। तो सबसे पहले जब आपको हेजेस लॉ आया तो पहले डायलॉग लिखना, ओवरऑल द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ द एंथैल्पी चेंजेस ऑफ इंडिविजुअल स्टेप्स ऑफ द रिएक्शन। पहले ये डायलॉग लिख देना और ये हो गया स्टेटमेंट। लॉ है तो स्टेटमेंट पहले लिखना पड़ेगा, स्टेटमेंट दो बिंदु डैश, उसके बाद में आप पूरा ये डायलॉग लिख लो। डायलॉग लिखने के बाद में फिर आपको एग्जाम्पल डालना है। तो आप जनरल एग्जाम्पल के रूप में कुछ ऐसा डाल सकते हो, लेकिन हाँ जनरल एग्जाम्पल का कोई वैल्यू नहीं है, आपको ऐसा एग्जाम्पल डालना ही पड़ेगा। तो आप उस टाइम पे ये एग्जाम्पल डालना पड़ेगा आपको, ये एग्जाम्पल डालो और इसकी वैल्यू इतनी निकालो, बस ये दोनों वैल्यू थोड़ी याद रखना पड़ेगा आपको इस टाइम पे। ठीक है बच्चों, तो ऐसा है हमारा हेजेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट सबमिशन।
अब रही बात इसके एप्लीकेशन की, अब हेजेस लॉ का भी एप्लीकेशन होता है, यस इसका एप्लीकेशन है। मैं आपको बताता हूँ, ओरली बोल के बताता हूँ इसका एप्लीकेशन क्या है। देखो बेटा, मैंने इसके पहले देखो आपको बताया था कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमने पढ़ा है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड पढ़ा है, हमने बॉन्ड एंथैल्पी पढ़ा है। हमने एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जब पढ़ा था तो फॉर्मेशन की मदद से मैंने किसी भी रिएक्शन की एंथैल्पी निकालना आपको बताया था। वैसे ही बॉन्ड एंथैल्पी हमने जब पढ़ा था तो बॉन्ड एंथैल्पी की मदद से मैंने किसी भी रिएक्शन की एंथैल्पी निकालने बताया था। वैसे ही ये है, हेजेस लॉ का भी एप्लीकेशन कुछ ऐसा ही है। इस हेजेस लॉ की मदद से हम किसी भी रिएक्शन की एंथैल्पी निकाल सकते हैं। हाँ, लेकिन उस रिएक्शन की जो स्टेप्स है उनकी एंथैल्पी हमको पता रहना चाहिए, ये इसका एप्लीकेशन है। तो इसके एप्लीकेशन को देखो, तुम्हारे बुक में एप्लीकेशन को डायलॉग में लिखा हुआ है, द हेजेस लॉ हैज बीन यूजफुल टू कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंजेस फॉर द रिएक्शन with their enthalpies being not known experimentally। जिनके हम एक्सपेरिमेंटली नहीं पता है तो उनके स्टेप्स से हम निकाल सकते हैं। चलो इसी के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल दिए हुए हैं, 4.14 4.15, ये दो न्यूमेरिकल हम इसी के ऊपर करते हैं जिससे ये टॉपिक और पक्का हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हम देखते हैं सबसे पहले 4.14 न्यूमेरिकल। ठीक है, ओके। बच्चों, तो हमारे पास में एक न्यूमेरिकल है। देखो ये न्यूमेरिकल मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन। ये रिएक्शन दी हुई है, इस रिएक्शन की हमको एंथैल्पी चेंज निकालना है, यानी इसका जो डेल्टा एच नॉट है वो हमारे लिए कैसा है बेटा, क्वेश्चन है। ठीक है, और गिवन के रूप में आपको दो रिएक्शन दी हुई है। इस रिएक्शन में ट्वाइस एल्यूमिनियम और Fe2O3 की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, इसकी एंथैल्पी चेंज इतनी है। और ये एल्यूमिनियम का कंबशन है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन है, कंबशन है, उसकी एंथैल्पी चेंज इतनी होती है। तो हमको इस रिएक्शन की निकालना है, तो हम कैसे करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे कि हमारा आंसर आ जाए। और रिएक्शन को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, क्या करना है ये भी हमको थोड़ा सोचना है। तो हमारे पास में ये दो रिएक्शन है बच्चों, बस ये दो रिएक्शन के दम पे हमको इनको निकालना है। तो देखो सबसे पहले मेरी जो ट्रिक बता है, मैं आपको ऐसी बात बताऊंगा कि आपको वो फॉलो करोगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। सबसे पहले आपको अगर आपको ये दोनों रिएक्शन में ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, उल्टी सुल्टी कैसी भी करना, बट आपको इन दोनों की मदद से ये रिएक्शन बनाना है। तो ये रिएक्शन बनाना है तो पहले जो रिएक्शन बनाना है उसको अच्छे से देखो, उसके रिएक्टेंट में ट्वाइस Fe थ्राइस बाय 2O2 ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो रिएक्टेंट का जुगाड़ करो पहले। Fe यहाँ पर ट्वाइस Fe कहीं दिख रहा है क्या, यहाँ पर तो नहीं है, यहाँ पर दिख रहा है ट्वाइस Fe, इसके प्रोडक्ट साइड में दिख रहा है, हमको चाहिए रिएक्टेंट साइड में, यानी इसका मतलब पहली रिएक्शन करो रिवर्स, बराबर है। तो देखो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, रिवर्स ऑफ फर्स्ट रिएक्शन, आर बोले तो रिवर्स, रिवर्स ऑफ फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा यहाँ पर, ट्वाइस Fe प्लस Al2O3 gives ट्वाइस Al प्लस Fe2O3। तो डेल्टा एच नॉट की वैल्यू भी ऐड हो जाएंगी, मतलब यहाँ पर जो है माइनस में थी प्लस हो जाएगी, प्लस 847.6 किलो जूल। ठीक है, ये आ गई उसकी वैल्यू, दिमाग में आ गया बच्चों बातें। अब देखो ये हो गया, ये हमने रिएक्शन कर दी है रिवर्स, ट्वाइस Fe का जुगाड़ हो गया। दूसरा कौन है, 3/2O2, इसको ढूंढो, ये कहां पर है, सेकंड रिएक्शन में, रिएक्टेंट साइड में ही कुछ करने की जरूरत नहीं। तो एक काम करो, ये सेकंड रिएक्शन यूज कर लो, पहले से ऐड कर दो। सेकंड रिएक्शन लिखता हूं मैं, ट्वाइस एल्यूमिनियम प्लस 3/2O2 गिव्स Al2O3, इसकी वैल्यू एज इट इज रहेगी 1670 किलो जूल। ठीक है, अब इन दोनों को हम क्या करेंगे बेटा, ऐड कर देंगे, सेकंड रिएक्शन, फर्स्ट रिएक्शन और सेकंड रिएक्शन। ठीक है, फर्स्ट ऑफ पहली रिएक्शन में रिवर्स किया बच्चों, सेकंड रिएक्शन एज इट इज लिखा। अब ये दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद में क्या बनेगा देखो, दिस गेट कैंसल, दिस गेट कैंसल, मिलता है ट्वाइस Fe प्लस 3/2O2 गिव्स Fe2O3, सॉरी हाँ बराबर है Fe2O3। देखो हमने जो चाहा था वो रिएक्शन डायरेक्ट मिल गया हमको, बहुत ही आसान न्यूमेरिकल था, बहुत जल्दी खत्म हो गया। तो वैसे इनकी वैल्यूज के साथ करो, इनकी वैल्यूज ऐड करो, समथिंग 800 कुछ तो भी आंसर आएगा, -800 आना चाहिए आंसर। तो -800 टू 2.4, -822.4 किलो जूल इसका आंसर है। समझ में आ गया बच्चों, क्लियर है, था न्यूमेरिकल इजी। तो ये था हेजेस लॉ की मदद से हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किए। तो इसमें क्या था बच्चों, देखो मैंने फिर से बता रहा हूँ आपको, सबसे पहले यहाँ पर हमने क्या देखा था कि हमारे पास में एक डिजायर्ड रिएक्शन थी, ये रिएक्शन थी, और ये दोनों रिएक्शन हमको गिवन है, इन दोनों की मदद से हमको ये रिएक्शन बनाना था, और मैंने इन दोनों की मदद से ये रिएक्शन बनाया, और सेम वैसे उनके वैल्यूज के साथ में किया। तो वैल्यूज के साथ में किया तो मेरा आंसर आ गया परफेक्ट, कोई परेशानी इसमें
नहीं है, बहुत आसान न्यूमेरिकल था, आप आराम से कर सकते हो। ऐसा ही हम नेक्स्ट वाला न्यूमेरिकल देखते हैं, ठीक है। हाँ बच्चों, तो अभी देखो हमारे पास में जो न्यूमेरिकल है उसमें हमको तीन रिएक्शन गिवन है। एक है सिलिकॉन प्लस ऑक्सीजन फ्यूज SiO2, टू कार्बन प्लस O2 ट्वाइस CO, Si प्लस C SiC, और ये तीनों की कुछ एंथैल्पी ऐसी ऐसी दी हुई है। और ये रिएक्शन है हमारी डिजायर्ड रिएक्शन, SiO2 प्लस 3C फ्यूज SiC एंड ट्वाइस CO। और ये तीनों की मदद से आप इस रिएक्शन का हमको डेल्टा H नॉट की वैल्यू निकालना है। ठीक है बच्चों, तो अब देखो बेटा इसका सॉल्यूशन कैसा होगा, और वही हमारा दिमाग लगाएंगे हम। मैंने क्या बोला था कि जब सॉल्व करते हो आपको ये तीनों रिएक्शन की मदद से ये वाली रिएक्शन बनाना है, तो इस टाइम पे आप करोगे क्या? सबसे पहले आप जुगाड़ करो रिएक्टेंट का, और रिएक्टेंट का जुगाड़ करते करते ही आपको आंसर मिल जाता है। देखो भाई रिएक्टेंट में क्या क्या है, SiO2 है और 3 कार्बन है। SiO2 कहाँ दिख रहा है यहाँ पर? ये देखो पहली रिएक्शन में दिखा है SiO2, तो SiO2 प्रोडक्ट साइड में है, हमको चाहिए रिएक्टेंट साइड में, मींस रिएक्शन को करना पड़ेगा रिवर्स। यस, रिवर्स ऑफ फर्स्ट रिएक्शन। ठीक है, तो पहला रिएक्शन का रिवर्स लिख लो, SiO2 गिव्स Si प्लस O2 और डेल्टा H नॉट की तरफ प्लस 911 किलो जूल। ठीक है, उसकी वैल्यू प्लस हो गई, माइनस की वैल्यू प्लस हो जाएगी रिवर्स किए तो। अब दूसरा तीन कार्बन कहाँ है भाई? दो कार्बन इधर है, एक कार्बन इधर है, इन दोनों को जोड़ो तो 3 कार्बन मिल जाएगा। ठीक है, और प्रोडक्ट साइड में SiC और C है, तो SiC इसमें मिल जाएगा, CO इसमें मिल जाएगा, यानी यहाँ से क्लियर होती है कि दोनों रिएक्शन में ऐड करना है। तो 2 और 3 नंबर को एज इट इज ऐड कर दो। सेकंड नंबर की रिएक्शन कुछ ऐसी है, ट्वाइस सी प्लस O2 गिव्स ट्वाइस CO। थर्ड वाला कौन सा है बच्चों? थर्ड वाला है Si प्लस C गिव्स SiC। यहाँ पर डेल्टा H नॉट कितना होता है? -221 किलो जूल। ठीक है, और ये कितना है? -65.3 किलो जूल। अगर इनको जोड़ दिया जाए तो क्या मिलेगा? देखो बच्चों, अब ये तीनों को जोड़ देते अपन, कुछ कटता हुआ पहले ही काट देते। सिलिकॉन सिलिकॉन कटा, ये ऑक्सीजन कटा, और कुछ कटता नहीं। तो देखो बना SiO2 प्लस टॉइस सी, सॉरी थ्राइस सी गिव्स SiC प्लस टॉइस CO। देखो भाई रिएक्शन बन गई क्या? हाँ भाई हमारी रिएक्शन बन गई। अब इनकी वैल्यूज के साथ में भी वही कारनामा करना है, इनको ऐड कर दो, तो माइनस वाली टर्म है वो प्लस वाली टर्म है, ऐड करने के बाद में हमारा आंसर क्या आएगा? प्लस 624 किलो जूल। कितना आता है? प्लस 624 किलो जूल, ये हमारा आंसर है। अंडरस्टूड बच्चों? आ गई बात दिमाग में? कैसा लगा न्यूमेरिकल? अच्छा था न्यूमेरिकल? कोई परेशानी नहीं है न्यूमेरिकल में, आराम से आप कर सकते हो। तो अभी जो अपन ने दो न्यूमेरिकल किए बच्चों, ये दोनों ही न्यूमेरिकल किसके ऊपर बेस्ड है? किसके ऊपर बेस्ड है न्यूमेरिकल? हेजेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट सबमिशन। तो बेटा देखो अभी मेरे लास्ट 2 लेक्चर हो गए, और इस लेक्चर में लास्ट 2 लेक्चर्स एंड दिस लेक्चर, ये 3 लेक्चर में मैंने जो भी बातें बताया तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बात और बताता हूँ, यहाँ से भी आपको एंट्रेंस में क्वेश्चन आ सकता है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप करते कितने अच्छे से हो। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों? क्लियर है? एनी इशू नहीं होगा, होगा तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो अब इसके बाद में हमारे जो टॉपिक्स है वो टॉपिक्स में स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के बारे में है और एंट्रोपी के बारे में है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन और एंट्रोपी के बारे में भी जस्ट थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ, और ये टॉपिक हम अच्छे से लेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। बस 2-3 लेक्चर और फिर लेसन खत्म, थर्मोडायनेमिक्स खत्म। बेटा अब देखो मैं तो यार अभी जो कुछ कुछ पोर्शन तुम्हारे सिलेबस में से डिडक्ट हुआ है ड्यू टू कोरोना, ठीक है कि नहीं है, मैं वैसा कुछ डिडक्ट करके नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको पूरा ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि आप एंट्रेंस में बैठोगे तो आपको पूरा ही पढ़ना है। ठीक है, तो मैं आपको पूरा ही पढ़ा रहा हूँ, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप देख लो जो टॉपिक डिडक्ट हुआ है मत पढ़ो। ठीक है, क्योंकि कई बच्चे मेरे से चाहते हैं कि पूरा ही पढ़ना चाहते हैं, तो ठीक है, हैट्स ऑफ टू दैट स्टूडेंट्स जो पढ़ना चाहते हैं पूरा, बहुत अच्छी बात है। तो मैं उनके लिए पूरा वीडियो बनाऊंगा और हर एक टॉपिक इंक्लूड कर रहा हूँ तुम्हारे बोर्ड्स के अकॉर्डिंग। मैं एंट्रेंस की वीडियो नहीं बना रहा हूँ, ये पहले ही बताया, अभी बताया। एंट्रेंस के मेरे नोट्स टॉप सीक्रेट है, सिर्फ लाइव क्लास में पढ़ाता है, बस हो गया, यहाँ पर नहीं मिलने वाले। अंडरस्टूड? चलो ठीक है, आगे बात करेंगे आप। देखो भाई, तो मैं बोल रहा था कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के बारे में बात करना है। अगर मैं आपसे पूछूं कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होती है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है जो ऑटोमेटिक होती है, अपने ओन बेसिस के ऊपर होती है,
हर एक वो रिएक्शन को हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। जैसे बर्फ का पिघलना, चाय का ठंडा होना, बुढ़ापा आना, बूढ़े होते कि नहीं होते हो, हाँ बुढ़ापा आना, वो भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। ठीक है कि नहीं, कोई भी चीज खराब होना, अगर कोई आयरन की चीजें एटमॉस्फेयर में बाहर रख दो तो रस्टिंग हो जाती है, उसको तो रस्टिंग स्पॉन्टेनियस है वहां पर। ठीक है ही नहीं है। अगर आप किसी कपड़े को बरसात के दिनों में बाहर फेंक दो तो उसके ऊपर फंगस लगना, मोल्ड लगना, दैट इज स्पॉन्टेनियस। ये सब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, बराबर है कि नहीं है। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के और एनर्जी के बारे में कुछ दिया हुआ है तुम्हारे बुक में, हालांकि वो कोई काम का नहीं है। ठीक है, तो बेटा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो होती है वो ऑटोमेटिक होने वाली रिएक्शन होती है, अपने ओन बेसिस के ऊपर होने वाली रिएक्शन होती है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन उसको बोला जाता है। अब देखो बेटा उसके कुछ की पॉइंट्स बताता हूँ जो तुम्हारे बुक के अकॉर्डिंग ही है, तुम्हारे बुक में जो दिया हुआ है वही की पॉइंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो इसमें कुछ दिया है, इट अकर्स ऑन इट्स ओन, ठीक है, एंड डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल एजेंसीज टू अकर। मैंने पहले ही बोला कुछ एक्सटर्नल एजेंसीज की जरूरत नहीं, अपने ओन बेसिस पे होता है। इट प्रोसेस्ड इन वन डायरेक्शन कैन नॉट बी टेक्स प्लेस इन अपवर्ड डायरेक्शन अनलेस एन एक्सटर्नल स्टिमुलेंट इज प्रेजेंट, इज अप्लाइड। जैसे देखो बर्फ पिघलता है, लेकिन कभी देखिए पानी का बर्फ बनते हुए, वो जब ही होता है जब आप कुछ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस लगाओगे। अब जैसे कि तुम रहते हो नागपुर में या वर्धा में या चंद्रपुर में या अमरावती में या विदर्भ में या मराठवाड़ा में, महाराष्ट्र में, कहीं पर भी रहते हो आप लोग, ठीक है, अगर आप यहाँ पर रहते हो तो आपके लिए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ये है एटमॉस्फेयर में आपके घर के बाहर, ये है कि बर्फ पिघलते हुए दिखेगा लेकिन बर्फ जमता हुआ नहीं दिखेगा, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। आपको पानी से बर्फ जमाना है तो फ्रीजर के अंदर डालना पड़ेगा और आप उसको कोल्ड दे रहे हो, यानी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस लगा रहे हो। चाय ठंडी हुई दिखेंगी यहाँ पर लेकिन ऑटोमेटिक गर्म चाय नहीं बनती दिखेगी। कहीं पर भी रहो तो होने वाला है, पूरी दुनिया में कहीं पर भी बैठो आप, वैसा नहीं हो सकता। समझ में आया? ये देखा क्या बाहर एटमॉस्फेयर में चाय गर्म होते हुए दिख रही है आपको, रेगिस्तान में भी जाके रख दोगे तो चाय गर्म होते हुए नहीं दिखने वाली, चाहे ठंडी होती हो जाएंगी, जितनी पहले गर्म रहती है उससे ठंडी हो जाएगी, एक कांस्टेंट टेम्परेचर 40-45 पे आकर रुक जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो दिमाग में आगे बात है ये। हाँ, नेक्स्ट, द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कैन बी रैपिड और स्लो एंड स्पॉन्टेनिटी इज नॉट कंसर्न विद द रेट ऑफ रिएक्शन। यस, रिएक्शन की रेट के ऊपर डिपेंड नहीं होता है कितनी भी स्पीड हो उसकी। द प्रोसेस कंटिन्यूस टिल इक्विलिब्रियम इज रीच्ड, जब तक ये होता है जब तक इक्विलिब्रियम नहीं मिलता है। जैसे देखो बेटा चाय ठंडी हो रही है, ठंडी हो रही, ठंडी हो रही, ठंडी हो रही, ठंडी हो रही, चाय बर्फ बन गई, ऐसा होता है क्या कभी? नहीं। चाय जब तक ठंडी होंगी जब तक इक्विलिब्रियम नहीं मिलेगा। काय का इक्विलिब्रियम भाई? एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर का इक्विलिब्रियम। हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर अगर 30 डिग्री सेल्सियस है तो चाय 30 डिग्री सेल्सियस तक ठंडी होंगी, उससे ज्यादा ठंडी नहीं होने वाली। समझ में आया? तो वो इक्विलिब्रियम हो गया। ठीक है, द स्पॉन्टेनियस नेचुरल प्रोसेस टेंड टू अकर इन अ डायरेक्शन दैट लीड्स टू इक्विलिब्रियम, उसी डायरेक्शन में जाती है जिस डायरेक्शन में होता है इक्विलिब्रियम। तो इसके डेफिनेशन के रूप में ये काम कर सकती है। और आप एक बात बताओ इसके बारे में, की पॉइंट्स अगर आए तो आए आपको 1-2 मार्क के लिए, पहले भी नहीं आते थे। आप देखो एनर्जी एंड स्पॉन्टिनिटी के बारे में बताया है। एक जमाना था जब साइंटिस्ट लोग, ये थोड़ा मैं ये क्या बताऊं, ऐसी बातें कर देता हूँ, ओरली आपको बता देता हूँ। एनर्जी स्पॉन्टेनिटी तुम्हारे बुक में एक टॉपिक दिया हुआ है। एक जमाना था जब साइंटिस्ट लोग जानना चाहते थे कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। क्या है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन? उसको बोलते हैं जो एंडोथर्मिक होती है। क्या स्पॉन्टेनियस रिएक्शन? उसको बोलते हैं जो एक्सोथर्मिक होती है। तो साइंटिस्ट जब ढूंढने गए तो उनको पता चला कि बर्फ पिघलती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, चाय ठंडी होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, दोनों स्पॉन्टेनियस है। तो यहाँ पर उनको कुछ राम मिला क्या? नहीं मिला। यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन भी स्पॉन्टेनियस हो सकती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी स्पॉन्टेनियस हो सकती है। तो यहाँ पर उनको कुछ भी पता नहीं चला, कुछ भी रियलिटी पता नहीं चली, इसलिए एनर्जी के ऊपर इसका कोई भी डील नहीं दिया गया है। ठीक है बच्चों, तो यही सब बातें आपके बुक में दिया हुआ है। अब ये थेरोटिकल टॉपिक है, मैंने आपको ओरली यहाँ पर समझा दिया, बाकी अब आपको इसमें लिखना है, ये आप नोट डाउन कर लो इतना। ओरल नेक्स्ट हमारे लेक्चर जो रहेगा, हमारे नेक्स्ट लेक्चर से हम पढ़ने वाले हैं एंट्रोपी के बारे में, और उसमें मैं एंट्रोपी से रिलेटेड पूरी बातें आपको समझाऊंगा। अच्छा टॉपिक है, बड़ा अच्छा टॉपिक है एंट्रोपी। और ये एंट्रोपी के टॉपिक से होते 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 हमको सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स देखना है इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी, और फिर हमारा लेसन होगा एंडिंग के तरफ। चलो ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, एंजॉय करो, बाय बाय, नमस्ते।